शहज़ादा और दियो। एक दफ़ा का जिक्र है, एक बादशाह था जिसके 2 बेटे थे। दोनों शहज़ादे मदरसे जाते और वहाँ तालीम हासिल करते। अभी ये दोनों छोटे ही थे कि इनकी माँ मलका मर गई। बादशाह ने बच्चों की परवरिश के लिए दूसरी शादी कर ली। दूसरी मलका ने पहले ही दिन से सौतेली माँ का सलूक शुरू कर दिया। शहज़ादों को नमक वाली सूखी रोटी देती, इन्हें सोने के लिए बिस्तर भी ना देती और सारा दिन इनसे काम लेती और इनकी खूब पटाई करती। एक दिन इन दोनों ने जुल्म से तंग आकर फैसला किया कि यहाँ से निकलते हैं और अपनी किस्मत आजमाते हैं। अब दोनों भाई एक ही घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। चलते चलते काफ़ी देर होगी तो दोनों ने एक दरख्त के नीचे आराम करने का फैसला किया। इस दरख्त पर एक तोता और मैना बैठे आपस में इस बात पर लड़ रहे थे कि हम दोनों में से ज़्यादा अच्छा कौन है। मैना ने कहा, जो शख्स मुझे खाएगा वो वज़ीर बन जाएगा। ये सुनकर तोते ने कहा, और जो शख्स मुझे खाएगा वो बादशाह बन जाएगा। दोनों शहजादे तोते और मैना की बातें सुन रहे थे। दोनों ने तीर मारकर मैना और तोते को गिरा दिया, लेकिन इनके समझ में नहीं आ रहा था कि कौन मैना खाए और कौन तोता खाए। बिलाहर छोटे भाई ने मैना खाई और बड़े भाई को तोता खाने का हक दिया। वो दोनों अपना अपना शिकार खाकर सफ़र पर रवाना हो गए। अभी कुछ दूर ही गए थे कि बड़े शहजादे को याद आया कि वो अपना चाबिक इसी दरख्त के नीचे भूल आया है। इसने चाबिक लेने के लिए जाना चाहा तो छोटे भाई ने कहा, मैं वज़ीर हूँ, इसलिए ये मेरा काम है कि मैं जाकर चाबिक लाऊं। चनाचा अपने घोड़े का रुख मोड़कर वो चाबिक लेने के लिए चला गया और बड़ा शहजादा आगे चलने लगा। वह चलते चलते एक शहर के दरवाजे पर पहुंच गया। शहजादा वहां पहुंचा ही था कि लोग इसे पकड़कर शाही महल की तरफ ले गए। बात असल में ये थी कि इस मुल्क का बादशाह मर गया था और वहां का दस्तूर था कि जो मुसाफिर सबसे पहले शहर में दाखिल होता, इस मुसाफिर को मरहूम बादशाह के हाथी के पास लिया जाता और अगर हाथी से अपनी सूंड उठाकर सलाम करता तो इसे मुल्क का बादशाह बना दिया जाता। शहजादे को हाथी के सामने लाया गया तो हाथी ने फौरन इसे सलाम कर दिया और यूं वो बादशाह बन गया। बादशाह बनकर बड़े शहजादे ने फैसला किया कि वो अपने भाई को अपना वजीर बनाएगा, लेकिन ना जाने क्या बात हुई जो छोटा भाई ना आया और 1 साल इंतज़ार के बाद इसने एक अक्लमंद शख्स को अपना वजीर बना लिया। दूसरी तरफ छोटा भाई चाबिक लेने के लिए वहां पहुंचा तो एक बहुत ही खतरनाक सांप ने इस पर हमला कर दिया और उस सांप के डसने से वो मर गया। इत्तेफाक से दूसरे रोज एक अक्लमंद जोड़े का वहां से गुजर हुआ। जब अक्लमंद बीवी ने खूबसूरत शहजादे को वहां मुर्दा पाया तो अपने शौहर से बोली, तुम्हें अपने इल्म और काबिलियत पर बड़ा नाज है, ज़रा इस लड़के को जिंदा करके तो दिखाओ। अक्लमंद शख्स ने अपनी बीवी से कहा, इस चश्मे से लोटा भरकर पानी ले आओ। बीवी ने ऐसा ही किया। अक्लमंद शख्स ने ऐसा मंत्र पढ़ा कि तमाम सांप प्यासे मरने लगे। चश्मे का पानी खुश्क हो गया था। जब सांपों का खानदान पानी की कमी की वजह से घबरा कर बाहर निकला तो अक्लमंद शख्स ने सांपों से कहा, अगर तुम इस शहजादे को जिंदा कर दो तो तुम्हारे चश्मे को दोबारा जारी कर दिया जाएगा, वरना तुम यूं ही प्यासे मर जाओगे। सांपों ने एक लम्हे में शहजादे को जिंदा कर दिया और शहजादा अपने घोड़े पर सवार होकर बड़े भाई की तलाश में चल खड़ा हुआ, लेकिन इसका घोड़ा गलत रास्ते पर मुड़ गया और बजाय अपने भाई के पास पहुंचने कि वो एक और मुल्क में जा पहुंचा। शाम का वक्त था, इसे बहुत भूख महसूस हो रही थी। इसने एक बूढ़ी औरत से कहा, मुझे खाना खिला दो, इसके बदले मेरा घोड़ा ले लो। औरत ने शहजादे को मजबूर और भूखा देखा तो इसे खाना खिला दिया और इससे कहा, जब तक तुम्हारा दिल चाहे तुम मेरे पास रहो। जब शहजादा इस बुढ़िया के पास रहने लगा, ये बुढ़िया बड़ी नेक औरत थी, लेकिन वो हर वक्त उदास रहती थी। एक दिन शहजादे ने इससे इसकी वजह पूछी तो बुढ़िया ने कहा, इस शहर पर एक दियो हमला करता है, वो रोज़ाना एक लड़की और एक आदमी पकड़कर ले जाता है। इस जालिम दियो के पेट भरने के लिए शहर के लोगों ने बारी मुकर्रर कर रखी है। अब मेरे पास तो कोई आदमी नहीं जो इस जिन के हवाले कर दूं। मेरी बारी आ गई है जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ।
शहजादे ने बुढ़िया को तसल्ली दी और इसे एक उम्दा केक और एक बकरी तैयार करने के लिए कहा। जब दोनों चीज़ें तैयार होगी तो शहजादा बकरी और केक लेकर इस जगह पहुंच गया जहां देव आता था। वहां इसने एक गहरी खंदक खोदी और खुद इसमें जा छुपा। इससे पहले इसने बकरी को दरख्त से बांधकर केक भी वहीं रख दिया। जब देव आया तो बड़ा केक और मोटी ताज़ी बकरी देकर पहले इसे ही खाने लगा। अभी इसके मुंह में आखिरी वाला था कि शहजादे ने देव पर हमला कर दिया और देव का सर काटने में कामयाब हो गया। देव का सर शहजादे ने रुमाल में बांधकर करीब ही रख लिया और खुद आराम करने के लिए लेट गया, क्योंकि वो खंदक खोदने और देव के साथ मुकाबला करने की वजह से थक चुका था। इस मुल्क के बादशाह ने यह ऐलान कर रखा था कि जो शख्स इस देव का सर काट कर लाएगा इसे आधी सल्तनत इनाम में मिलेगी और अपनी बेटी की इससे शादी भी करेगा। अभी शहजादा सो ही रहा था कि वो बैंगी आया जो रोजाना देव के आगे बच्ची हड्डियां उठाया करता था। इसने देखा शहजादा सो रहा है और देव का कटा हुआ सर इसके करीब ही रखा हुआ है। ये देखकर बैंगी की नीयत खराब होगी और वो शहजादे को जिंदा ही एक घड़े में फेंककर इस पर मिट्टी से बंद कर दिया और खुद देव का सर लेकर बादशाह के महल में जा पहुंचा और यूं आधी सल्तनत का मालिक बन गया। दूसरे दिन सुबह कुछ कहमार इस घड़े से मिट्टी लेने के लिए आए जहां शहजादे को दफन किया गया था, और जब कमार ने ऊपर से मिट्टी हटाई तो एक खूबसूरत को लड़के को बेहोश पाया। कमारों ने शहजादे को जल्दी से बाहर निकाला और इसका इलाज किया। शहजादा बिल्कुल ठीक हो गया और वो कुम्हारों के साथ ही रहने लगा। शहजादा अक्लमंद तो था, इसने कुछ ही दिनों में बर्तन बनाने में महारत हासिल कर ली और वो अपने खूबसूरत बर्तनों की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर हो गया। शहजादे ने अपने बारे में किसी को कुछ ना बताया था, लेकिन बात किसी तरह भैंगी तक पहुंच गई कि ये कुम्हार इस घड़े से निकाला गया था। अब भैंगी ने इसको कत्ल करने का फैसला कर लिया ताकि ये देव के सर का असली वाक़या किसी को मालूम ना कर सके। इन दिनों किसी मुल्क का एक समुद्री जहाज़ किसी खराबी की वजह से बंदरगाह पर रुका हुआ था और नजूमियों ने यह बताया जब तक एक इंसान को कुर्बान ना किया जाए ये जहाज़ नहीं चलेगा। भैंगी ने शहजादे को गिरफ्तार करके कुर्बान करने के लिए जहाज़ वालों के हवाले कर दिया, और जब जहाज़ का कप्तान इसे कुर्बान करने ले गया तो शहजादे ने कहा, मैं खुदा से दुआ मांगता हूँ, अगर तुम्हारा जहाज़ चल पड़े तो मुझे आज़ाद कर देना। कप्तान ने यह बात मान ली और खुदा की शान देखें, जैसे ही शहजादे ने दुआ मांगी जहाज़ रवाना हो गया। शहजादे की ख्वाहिश पर कप्तान ने इसे भी अपने साथ सवार कर लिया और ये जहाज़ सफ़र करता हुआ उस मुल्क में जा पहुंचा जहां इसका भाई बादशाह था। एक रोज़ शहजादा साहिल पर अकेला बैठा अपने बाप के महल का नमूना बना रहा था कि वहां से वज़ीरज़ादी का गुज़र हुआ। इसने शहजादे को देखा तो उसके पास आकर रुकी और उससे पूछने लगी, नौजवान तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? शहजादे ने नज़र ही उठाकर वज़ीरज़ादी की तरफ देखा। वो समझ गया कि ये शाही ख़ानदान की कोई औरत है। शहजादे ने एक सरदरा उबरी और इसे अपनी सारी कहानी सुनाई। वज़ीरज़ादी को शहजादे की कहानी सुनकर बड़ा दुख हुआ। इसके साथ ही वो शहजादे की बहादुरी और शराफत से भी खुश हुई और इसने महल जाकर अपने बाप से कहा, मैं तो उस शख्स से शादी करूंगी जो साहिल के किनारे बैठा है। वज़ीर ये सुनकर बड़ा परेशान हुआ। इसने अपनी बेटी को समझाने की बड़ी कोशिश की, मगर वज़ीरज़ादी किस तरह भी नहीं मान रही थी। अब वज़ीर दिल ही दिल में सोचने लगा कि क्या करे। वो अपनी बेटी की शादी एक अजनबी नौजवान से नहीं करना चाहता था। बाप को खामोश देखकर वज़ीरज़ादी ने फिर कहा, अब्बा जान, मैं शादी करूंगी तो उस नौजवान से करूंगी, वरना किसी से नहीं करूंगी। वज़ीर ने नज़रें उठाकर अपनी बेटी की तरफ देखा। वो जानता था कि इसकी बेटी बड़ी ज़िद्दी है और वो जो कहती है वही करती है। अब अगर इसने इस नौजवान से शादी का फ़ैसला कर लिया है तो फिर वो शादी इस नौजवान से करेगी। इसे कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। आखिर वो भी बहुत अक्लमंद इंसान था और बादशाह का वज़ीर था। इसने एक तरकीब सोच ही ली। इस तरह सांप भी मर जाता और लाठी भी ना टूटती।
وزیر نے اپنی بیٹی کی شادی اس نوجوان سے کرنے کی حامی بھر لی، لیکن اس نے ایک ترکیب بھی سوچ لی تھی کہ اس طرح بیٹی کی بات بھی پوری ہو جاتی اور اس طرح نوجوان کا کانٹا بھی ہمیشہ کے لیے نکل جاتا۔ وزیر نے نوجوان کو اپنے محل میں بلوایا اور اس سے کہا، میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ تم شہزادی کے بعد اسے اپنے ملک میں لے جاؤ گے۔ شہزادہ یہ بات مان گیا۔ یوں وزیر زادی کی شادی اس نوجوان سے ہوگی اور شہزادہ اپنی دلہن کو لے کر اپنے ملک کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہزادہ ایک جہاز میں سوار ہو کر اپنے وطن کی طرف روانہ ہو گیا۔ وزیر نے یہ چالاکی کی ملاح سے کہہ دیا کہ جب جہاز گہرے پانی میں پہنچے تو شہزادے کو سمندر میں پھینک دینا اور میری بیٹی کو واپس لے آنا۔ ملاح نے ایسا ہی کیا، لیکن وزیر زادی نے ایک رسی پھینک کر شہزادے کو بچا لیا اور اسے ایک صندوق میں بند کر دیا۔ جب اسے کھانا ملتا تو وہ شہزادے کو صندوق سے نکال کر کھانا کھلاتی۔ اس طرح وہ دونوں حیرت سے اپنے گھر میں جا پہنچے۔ وزیر زادی نے شہزادے کو صندوق سے نکال کر لڑکیوں کا لباس پہنایا اور اسے اپنی کنیزوں میں شامل کر لیا۔ شہزادے کو محل میں رہتے کئی دن گزر گئے تو اسے اس ملک کے حالات پتہ چلا اور یہ بات معلوم ہوگی کہ اس ملک کا جو بادشاہ اس کا بڑا بھائی ہے۔ اس نے فوراً اپنے بھائی کو اپنے حالات سے آگاہ کیا۔ اس نے اسی وقت اسے اپنے پاس بلایا اور اپنا وزیر بنا لیا، اور پھر وہی عزت اور شان سے زندگی گزارنے لگے۔ اس طرح طوطا اور مینے کی کہانی سچ ثابت ہوئی۔